नमस्कार, मैं नायरा खान हरियाणा स्वाभिमान की ओर से आप सभी व्यूअर्स का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच एक बहुत ही ख़ास शख्स मौजूद है जिनका नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी है। और हमारे चीफ एडिटर बलराम शर्मा जी इनसे काफ़ी सारे राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आज हरियाणा स्वाभिमान की टीम के साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं और अरविंद शर्मा जी के बारे में बताने आप लोगों को बड़ा लगेगा कि परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि चौथी बार ये सांसद बने हैं रोहतक रोहतक से, और जो कि एक दबंगता सांसद जो कहलाते हैं। और लोगों में जो घर घर में इनकी जो व्यक्तिगत जो छवि की एक पहचान है और एक पकड़ है, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इनके साथ इकट्ठी हो जाती है और इनसे लोगों का खुल के काम करते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। आज हम उन्हीं से हरियाणा की राजनीति पर हल्की सी चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा की राजनीति बड़ौदा उपचुनाव काफ़ी चर्चा में रहा है, और मैं इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चुनाव लड़ा है, जेजेपी ने लड़ा है, तो इस संदर्भ की मैं शुरुआत करते हुए बड़ौदा उपचुनाव में हार का मुख्य कारण क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इस वैसे मौके पर इंटरव्यू के बारे में सोचा है। और दूसरा, जो आपने शुरुआत की, मैं कहूँगा भाई, दबंगगिरी तो एक दूसरा वर्ड है हरियाणा में। नहीं, दबंगगिरी में और बदमाशी का नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, आपको बड़ा लेकिन बट आई वांट कि मेरा मतलब मैंने अपने आप को एक सेवक के रूप में इस्टेब्लिश किया है। और चौथी बार सांसद हैं तो जनता की सेवा की वजह से और जनता का छत्तीस बिरादरी का प्यार की वजह से, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, छत्तीस बिरादरी का, किसान, मजदूर, गरीबों का, दलित, बैकवर्ड, सबका एक जो है उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और उनका आशीर्वाद ही एक एनर्जी है, उनका प्यार ही एक एनर्जी है। उसी के सहारे हम आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। दूसरा, बड़ौदा चुनाव की जो बात आपने रखी है, बड़ौदा चुनाव में पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। सभी साथियों ने, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो छोटा नेता, बड़ा नेता, सभी ने कार्यकर्ता के रूप में सभी ने बहुत अच्छे से जनता के साथ संवाद करके, आम लोगों को समझा करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझा करके, और वो चुनाव विकास के नाम पर चुनाव था। और लोगों ने उसको, बहुत लोगों ने सराहना भी की, लोगों ने मदद भी की, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने वोट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसमें कोई बात नहीं। और हम जुट कर के बड़ौदा के लिए जो विकास के रास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं, उनको और अच्छे तरीके से उनको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे जो जो काम शुरुआत की है। और आगे आने वाले समय में फिर एक अच्छे तरीके से जो है बड़ौदा में फिर से चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बड़ौदा से चुनाव जीत करके निकलेगी। डॉक्टर साहब, कोविड का मामला चल रहा है काफ़ी अरसे से, और उसमें विकास कार्य की गति काफ़ी रुकी हुई है। इसमें एक मेंबर पार्लियामेंट के नाते आपने रोहतक और झज्जर में जो विकास कार्य करवाने थे, क्या उनमें रुकावटें नहीं आई? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व स्तब्ध है। और पूरे विश्व ने, इस महामारी ने पूरे विश्व को ही अपनी चपेट में ले रखा है। हमारा देश बहुत ही बड़ी जनसंख्या का देश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना की महामारी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और कोशिश लगातार जारी है। और इसमें आपने देखा होगा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लॉकडाउन का सिलसिला चला। लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आज उसी का नतीजा है जो लोगों में चौकसी है, लोगों में एक समझदारी है, लोगों में जो अवेयरनेस है, वो मोदी जी के उन लॉकडाउनों का नतीजा है कि आज लोग बाग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होते हुए भी फिर भी मैं कहता हूँ कि इस महामारी पर काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन ये महामारी गई नहीं है। मैं फिर से सभी साथियों को, लोगों को, हरियाणा वासियों को और देश की जनता को भी मैं अपील करता हूँ कि जो जो बातें रखी गई हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से
जहाँ जहाँ ज़िलों में और प्रशासन की तरफ से जो जो एडवाइजरी जारी रहती है उसको हम फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइजेशन की बात है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को और ज़्यादा सीरियस लें, इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि महामारी थोड़ा सा कई कई जगह कई कई स्टेटों में जो है काफ़ी अपने पाँव पसार रही है, और हमारे को और चौकसी की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है, एक दूसरे को हम जागरूक करते हुए आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप लगातार रोहतक से चुनाव अब लड़े हैं और सोनीपत से आप निर्दलीय बने, करनाल से आप 2 बार बने। ऐसा क्या कारण है कि आप जहां जाते हैं वहीं लोगों के बीच में छा जाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? रोहतक जैसे गढ़ में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से लगातार 3 बार एमपी बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एमपी बने, और वहां आप आ जाते हैं अचानक और जीत जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, गढ़ जो है, मैंने चुनाव के दिनों में भी ये बातें आती थी कि भाई ये हुड्डा फैमिली का गढ़ है, भूपेंद्र जी का, दीपेंद्र जी का, लेकिन गढ़ किसी का नहीं होता है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, और गढ़ जो है, गढ़ होता है जनता का। जनता इसमें सारा आशीर्वाद देती है, जनता सपोर्ट करती है। और जो आपने बताया अभी सोनीपत, करनाल और फिर रोहतक, मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया कि ये सारा 36 बिरादरी का जनता का आशीर्वाद है। हम उनके साथ लगे रहते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके कामों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, उनके हर दुख सुख में शामिल होने की कोशिश करते हैं, और निरंतर समय समय पर उनका हम आशीर्वाद भी, उनकी गाइडलाइंस भी लेते हैं कि जैसे वो दिशा निर्देश, जैसे कुछ बातें बताते हैं। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही गहरी बातें वो निकाल करके लेके आते हैं, और उन पर अगर हम अमल करें तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक इस माहौल में, राजनीतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पर एक शिक्षा के रूप में भी मिलती हैं, समय समय पर एक सीखने के रूप में मिलती हैं। क्योंकि एक हरियाणवी कहावत है भाई, पढ़े हुए से कड़ा हुआ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बुज़ुर्ग जो हैं वो कड़े हुए हैं, और हमारे नौजवान भी आजकल जो है बहुत ही अलर्ट हैं। वो भी मैं मानता हूँ, उन्होंने भी थोड़े जीवन में भी वो भी बड़े कड़े हुए। एनसीआर का जो इलाका है, नेशनल कैपिटल रीजन का जो इलाका है, वो एक ऐसा इलाका है दिल्ली के नज़दीक होने के साथ साथ हमारा नौजवान युवा भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। अच्छी बात है, अवेयर है, और इस माहौल में वो देश में आगे बढ़ना चाहता है। देश के साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में वो कंधे से कंधा मिला करके देश की उन्नति में, देश के विकास में अपने आप को सहयोगी बनाना चाहता है। डॉक्टर साहब, रोहतक पार्लियामेंट में आपकी झज्जर और रोहतक डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोनों। इस योजना में, आपकी इस योजना में आप विशेष क्या कार्य करवाने की योजना है जो आप करवाएंगे? देखिए, मैंने कई बातें रखी हैं, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। एक तो हम चाहते हैं कि भाई ये भादरगढ़ से मेट्रो का सांपला तक मेट्रो वाला काम किसी तरह से चालू हो, और इसमें लगातार लगे भी हुए हैं, और वहाँ नजफगढ़, बाड़सा और बादली तक आए उस फेज़ में, और उसके बाद झज्जर तक टच करे, और सांपला वाली रोहतक तक टच करे। लेकिन पहला फेज़ जो है भादरगढ़ से सांपला वाला हो, और एक झज्जर से, ये मेरी पूरी कोशिश है, झज्जर से फरकनगर को जोड़ने की, रेलवे लाइन से जोड़ने की वो भी कोशिश है। और हम कोशिश में लगे हैं कि बाड़सा और PGIMS रोहतक, इनका भी अभी परसों जो है PGI रोहतक में OT कम ICU कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने, जिसमें करीबन 57 करोड़ की लागत आई है, और वो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि कोविड की महामारी में आप देखेंगे ICU यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इस कोविड की महामारी से निपटने के लिए भी वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। और मैं, हमारी पुरजोर कोशिश है, मैंने उस दिन अपनी बात में, अपने स्पीच में रखा भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, कि हमारे PGIMS को और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो बात है वो अभी हम इसमें पीछे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश में हैं कि इस जो सेंटर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी जो है काम इसमें शुरू होगा बहुत जल्दी। और रोहतक PGIMS जो हमारा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल जी के, आदरणीय पंडित भगवत दयाल जी के नाम से, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो, ऐसी हमारी इच्छा है। बाड़सा वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशन में AIIMS में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उनकी ब्रांच है, उसमें भी काफ़ी आगे बढ़े। और बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसमें समय समय पर जो है बातें आती रहें और उनको पूरा करते रहें। विकास के, गाँव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए सफाई का विशेष ध्यान हम रखें मिलजुल करके सारे। मोदी जी का ये है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इसमें सारी मिलजुल करके सबका सहयोग मिलता रहे और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, एक मेरा अंतिम सवाल है। हरियाणा की राजनीति में विशेषकर पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। एक ये जाट रैली की थी जाटों ने, और उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले जाट का हूँ। और पंडित भगवत दयाल के बाद हरियाणा में ब्राह्मण जो राजनीति है वो न के बराबर है। क्या ऐसा नहीं है कि हरियाणा के ब्राह्मणों को एक लीडरशिप आपके नेतृत्व में ज़रूरत है? देखिए ऐसा है, देखो लीडरशिप की जहाँ तक बात है, बरादरी के साथ साथ, बरादरी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बरादरी के साथ साथ सभी बरादरियों का ध्यान रखते हुए हमें विकास के रास्तों पर हमें अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, सभी का ध्यान रखते हुए। जिसमें बैकवर्ड भाई हैं, दलित भाई हैं, नौजवान हैं, हमारे कर्मचारी, हर एक तबके का, पूरी जनता का, 36 बरादरी का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी पर्सनल राय होगी कि भाई मैं अपनी बरादरी का पहले हूँ, ठीक है, उनकी पर्सनल राय होगी। और अपनी बरादरी के साथ साथ और भी तबके का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक आपने ब्राह्मणों की बात की, ब्राह्मण हरियाणा की राजनीति में कहीं पीछे नहीं है। आप देखो, दो आपके सांसद हैं, दो सांसद हैं, पंडित मूलचंद जी मंत्री हैं, और भी अभी योगेश्वर दत्त ने कितना अच्छा चुनाव लड़ा है। तो सभी सारे मिलकर के, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को, अपने सब साथियों को, अपनी मजबूती को समझना चाहिए। अपने लोगों की लड़ाई के लिए, अपने लोगों की को आगे बढ़ाने के लिए सब ने मिलकर के काम करना चाहिए, सब ने मिलकर के काम करना चाहिए, समझदारी के साथ काम करना चाहिए। और फिर से मैं एक बात और कहूँगा कि ब्राह्मणों की जो जहाँ तक बात आपने रखी है, लीडरशिप तभी सारा सिस्टम बन सकता है जब दूसरों को भी, औरों को भी हम साथ लें। औरों को साथ लेने का मतलब दलितों को, बैकवर्ड भाइयों को और जातियों को भी हम साथ लेकर के, किसान को, मज़दूर को, खेती और मज़दूर को, इन सब को साथ लेकर के जब हम चलेंगे तो परमात्मा बड़ा मेहरबान होता है। आपने देखा, निस्वार्थ भाव से करी गई सेवा एक दिन रंग जरूर लेकर के आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप निस्वार्थ भाव से आप चलेंगे तो परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।